आज की वीडियो में हम बात करेंगे तिथि प्रवेश कुंडली के बारे में। तिथि प्रवेश कुंडली क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, क्या इस तरह की कोई और कुंडली भी है जो बनाई जाती है? तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उन सबका आज हम यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि तिथि प्रवेश चार्ट जो है, तिथि प्रवेश कुंडली, ये वर्ष कुंडली की तरह होती है, यानी हम इसे वर्ष कुंडली भी कह सकते हैं, जो कि वैदिक के अकॉर्डिंग होती है। एक दूसरी वर्ष कुंडली होती है जिसे हम ताजिक बोलते हैं, यानी ताजिक वर्ष कुंडली। ताजिक वर्ष कुंडली और ये तिथि प्रवेश वर्ष कुंडली, जिसे हम वैदिक कुंडली भी कह सकते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है? ताजिक कुंडली में हमें सूर्य पर आधारित कुंडली बनानी होती है, यानी हमारे जन्म के समय हमारी कुंडली में सूर्य जिस भी साइन में, जिस भी डिग्री मिनट पर थे, जब वो दोबारा उसी डिग्री मिनट पर आएंगे, एग्जैक्ट वो टाइम हम लेंगे जब हमारी कुंडली में जो गोचर में जो सूर्य है, जब दोबारा उसी पॉइंट पर आएंगे जिस पॉइंट पर वो हमारे बर्थ चार्ट में थे। और हमें ये पता होना चाहिए कि सन उसी पॉइंट पर दोबारा कब आते हैं। इसका मतलब हम वैसे जानते हैं मोटा मोटी कि जो सूर्य है वो 365 डेज में अपना एक सर्कल पूरा करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि 365 डेज बाद, यानी एक साल बाद दोबारा सन उसी पॉइंट पर आएंगे। लेकिन जिस भी डेट पर हमारा जन्म हुआ होता है उस डेट पर सन कितना आगे निकल चुके हैं, क्योंकि दिन तो हमारा पूरा 24 आवर्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। और वैसे भी जो सन का सर्कल है वो 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट और 9.7 सेकेंड्स का पूरा टाइम लेते हैं। उस टाइम के बाद वो उसी पॉइंट पर दोबारा आएंगे, यानी हर साल 6 आवर्स 9 मिनट एक्स्ट्रा होते जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सन का जो पूरा सर्कल है वो 365 डेज 6 आवर्स में होता है। तो ये जो 6 आवर्स होते हैं यही ऐड हो होकर हम जानते हैं कि 4 साल बाद पूरे 24 आवर्स बच जाते हैं, और हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं और हम कहते हैं कि इस वर्ष लीप ईयर है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये वही दिन होता है जो 6 6 आवर्स हमने नहीं इंक्लूड किए थे, बाद में हमने उन चारों सालों के एक साथ इंक्लूड करके एक एक्स्ट्रा दिन बना दिया। तो इसी तरीके से जब हम वैदिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहां पर भी हमें इसी तरह की कुछ कैलकुलेशन को एडजस्ट करना होता है। जैसे हम यहाँ पर इन आवर्स को एडजस्ट कर रहे हैं और हम उसे दिन बना रहे हैं, तो वहां पर हमें, क्योंकि वैदिक में सिर्फ सन को स्पेशल नहीं माना गया, सन और मून दोनों के कॉम्बिनेशन को लिया गया है। तो जब भी हम तिथि की भी बात करते हैं कि कोई तिथि कब बनती है, तो उसमें भी हम सन और मून का डिग्री डिफरेंस लेते हैं, कि मून जब हमारे सन से 12 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं तो हम कहते हैं एक तिथि कंप्लीट हो गई। यानी जब हमने ये कहा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों सेम डिग्री पे, एकदम एग्जैक्ट सेम डिग्री पर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर अमावस्या खत्म हुई और प्रतिपदा शुरू हुई। और जैसे जैसे मून आगे चले, क्योंकि हम जानते हैं मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सन जो है स्लो मूविंग है, वो एक दिन में एक ही डिग्री चल पाते हैं, जबकि सन, सॉरी, मून जो है वो एक दिन में 12 13 डिग्री, कभी कभी 15 डिग्री भी चल जाते हैं। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस दौरान वो किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ राशियां छोटी हैं और कुछ राशियां बड़ी हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो पूरी सर्कल नहीं है, राउंड नहीं है, वो थोड़ी सी इलिप्टिकल है। तो जहां पर चौड़ा पोर्शन आता है, बड़ा पोर्शन आता है, वहां पे उस राशि को, टाइम को मूव करने में ज्यादा समय लगता है, और जहां पर छोटा पोर्शन आ जाता है वहां पर हमारी वो जल्दी कवर हो जाता है एरिया। तो इस तरीके से मून को एक दिन में कभी 13 डिग्री, कभी 15 डिग्री, इस तरीके से वो चलते हैं, यानी इसके बीच में कितने भी डिग्री मिनट की मूवमेंट उनकी पर डे की रहती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मून जैसे ही सन से 12 डिग्री आगे जाएंगे एक तिथि कंप्लीट हो जाएगी, और फिर और आज और 12 डिग्री आगे गई तो दूसरी तिथि कंप्लीट हो गई। तो हमने कहा कि हमने जो तिथि को बनाया, तिथि को समझा, वो सन और मून के डिग्री डिफरेंस को, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर समझा। तो इसका मतलब है हमें सन और मून दोनों को ही समझना है। अब हमने कहा, जैसे मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो बर्थ है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ, तो क्या नेक्स्ट ईयर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही मेरा दोबारा वो आएगा, यानी तिथि प्रवेश होगा, यानी उस वो तिथि उसी दिन पड़ेगी जिस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होगी? तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हमें जो तिथि प्रवेश के लिए वो डेट लेनी है वहां पे हमारे मंथ भी चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये मंथ क्यों चेंज हो सकते हैं? ये मंथ यहाँ इसलिए चेंज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सोलर मंथ और लूनर मंथ, यानी जो चंद्र मंथ है, उन दोनों को लेना पड़ता है। हम जानते हैं सन के मंथ अलग होते हैं और मून के मंथ अलग होते हैं। सन जब किसी एक राशि में प्रवेश करते हैं, यानी जिसे हम संक्रांति बोलते हैं कि सन किसी राशि में एंट्री किए, तो उस दिन से लेके वो एक महीने तक उस राशि में रहते हैं।
और इस तरीके से 12 राशियों में वो 12 महीने का टाइम पीरियड पूरा लेते हैं। और हमने कहा ये एक साल कंप्लीट हुआ सन के अकॉर्डिंग। सन ने मेष की 0 पॉइंट से शुरू करके पूरा 360 का सर्कल कंप्लीट किया, मीन राशि का लास्ट किया जहां पर। तो इस बीच हमने कहा कि सन का एक ईयर कंप्लीट हुआ, जो कि ईयर हमारा 365 डेज में कंप्लीट होता है। और मून का जो मंथ है या जो ईयर है वो हमारा किस तरीके से होता है। मून हम जानते हैं कि सन की डिग्री डिफरेंस से हम लेते हैं जो हमारी तिथियां बनती हैं। जैसे जैसे मून सन से आगे चलते हैं 12-12 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारी तिथियां बनती जाती है। इस तरीके से 30 तिथियां बनती है। 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की। और एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष दोनों को मिलाकर हम एक मंथ कंप्लीट करते हैं, जिसमें 30 तिथियां हो जाती हैं। और इस तरीके की 30 तिथियों के जो कंप्लीट 12 मंथ कंप्लीट होंगे उनको हम कहेंगे ये चंद्र मंथ है। तो इस तरीके से जो 12 तिथियों का, सॉरी, 12 महीनों का वो 30-30 तिथियों का जो सर्कल है मून जो कंप्लीट करते हैं वो 354 डेज में करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मून का जो ईयर है वो 354 डेज में कंप्लीट हो जाता है, जबकि सन का जो ईयर है वो 365 डेज में कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हर साल जो है 10 दिन का गैप आ जाता है। तो इस तरीके से जो 10 दिन का गैप होता है इसको समझने के लिए इसको हमें एडजस्ट करने के लिए हम हर तीसरे महीने पे एक मंथ ऐड कर देते हैं। यानी 10-10 दिन मिलाकर 30 दिन जैसे हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। तो 30 दिन पे हम, जैसे हमने वहां पे 6-6 आवर्स को ऐड करके हमने एक दिन ऐड कर दिया हर चौथे साल में, ऐसे ही हम यहाँ पर हर तीसरे साल में एक मंथ ऐड कर देते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस साल हमारा पास एक्स्ट्रा मंथ है कोई जो इंक्लूड हो रखा है, और वो मंथ कौन सा है उसको हम कैसे समझेंगे। तो हमें ये पता है कि सूर्य जब मकर राशि में एंट्री करते हैं यानी माघ के महीने में, तो जब वो मकर राशि में एंट्री करते हैं तो अगर 14 जनवरी के आसपास ही होता है, 14 या 15 जनवरी को हम कह सकते हैं। तो 14-15 जनवरी से लेके 24-25 जनवरी के बीच में, यानी स्टार्टिंग के ही 10 दिन के अगर अंदर अगर अमावस्या आ जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि इस वर्ष एक मंथ एक्स्ट्रा होगा। अब वो मंथ कौन सा एक्स्ट्रा होगा वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जो अमावस्या है वो 15-16 तारीख के आसपास ही आ गई, या 20-21 तारीख के आसपास हुई, या 17-18 तारीख के आसपास हुई। इसके अकॉर्डिंग हमारे मंथ फिक्स होते हैं कि अगर इस तारीख पे होगी तो ये वाला मंथ एक्स्ट्रा होगा, अगर इस तारीख पर होगी तो ये मंथ एक्स्ट्रा होगा। और वो मंथ हमारा, वो जो हमारा रेगुलर मंथ है उस मंथ के बीच में आता है। यानी जैसे कि हमने कहा कि अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इस साल सावन महीने में 2 मंथ पड़ेंगे, यानी 2 सावन होंगे, इस बार सावन के मंथ जो है वो 2 होंगे। तो हमने ये कहा कि पहले जो हमारा रेगुलर सावन है उसका पक्ष शुरू होगा पहला, फिर उसके बाद दोनों जो एक्स्ट्रा मंथ है उनके पक्ष शुरू होंगे, और फिर जो असली सावन है, मतलब जो पहला सावन है उसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो मतलब स्टार्टिंग में सावन होगा और बीच में सावन, लास्ट में सावन होगा, बीच में वो सावन का एक्स्ट्रा मंथ होगा, यानी जिसे हम अधिक मास कहते हैं वो होगा। तो ये अधिक मास के ऐड होने की वजह से कई बार हमारा जो तिथि प्रवेश है वो चेंज हो जाता है। और हम ये कहें कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बर्थ कार्तिक मास में हुआ है, कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को हुआ है, तो हो सकता है मेरी जो तिथि प्रवेश आए वो आश्विन मास में ही आ जाए, कार्तिक तक ना पहुंचे। ऐसा क्योंकि अगर हमारा एक्स्ट्रा मंथ पड़ेगा तो उसकी वजह से हमारी ये चीजें हो जाएंगी। तो इनको समझने के लिए हमें कैसे समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि सन हमारे किस साइन में है। यानी पहले हमें बजाय कि हम कार्तिक मंथ की षष्ठी देखें या जिस भी मंथ में हमारा जन्म हुआ है हम उस मंथ पे फोकस करें, उससे ज्यादा जरूरी है हम फोकस करें अपने सन पर, कि हमारे चार्ट में सन जिस भी साइन में है उसी साइन में जब सन होंगे उस दौरान जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी पड़ेगी तो वो हमारा तिथि प्रवेश की तिथि होगी। तो इस वजह से हमने क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा मंथ चेंज हो सकता है लेकिन हमारी तिथि चेंज नहीं होनी है। और हमारे जो सन की भोगांश है, सन की, सॉरी भोगांश नहीं कहेंगे, सिर्फ सन के साइन, यानी सन जिस साइन में, उनके भोगांश चेंज हो सकते हैं, डिग्री मिनट चेंज हो सकते हैं, बट साइन हमारा वही रहेगा। जब सन हमारे उसी साइन में होंगे जिस साइन में वो हमारे बर्थ के टाइम है, और उस दौरान जब षष्ठी पड़ेगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी तिथि प्रवेश वाली षष्ठी तिथि है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि एक जो तिथि है वो 12 डिग्री की होती है, यानी मून जब 12 डिग्री के डिफरेंस पर जाएंगे तब हमारी तिथि चेंज होगी। तो हो सकता है जिस वक्त हमारा बर्थ हुआ था उस वक्त मून जो 5 तिथियां कंप्लीट करने के बाद
2 डिग्री आगे चले थे या 10 डिग्री आगे चले थे, या 20 नहीं, 12 से ज्यादा नहीं जाएगा, 12 से ज्यादा जाने पर तिथि चेंज हो जाएगी। तो इस बीच में कोई भी डिग्री चल सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट वो पल लेना है जब सन और मून का डिग्री डिफरेंस इक्वल होगा, यानी जब हमारे बर्थ चार्ट में जितना डिफरेंस था वही सेम डिफरेंस हमारा अपने एनुअल चार्ट में भी आएगा, यानी तिथि प्रवेश वाले चार्ट में भी आएगा। तो हमें उस टाइम का बनाना है, तो हमें ये देखना होगा कि उस समय मून की जो स्पीड है वो क्या चल रही है, और वो जो डिग्री डिफरेंस है वो कितना है। चलिए मैंने एक चार्ट लगाया है, उससे हम शेयर करके थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें लेना है ये। तो जैसे कि हमने कहा कि ये एक चार्ट है जो 9/11/75 का है, 3:15 AM का चार्ट है। इसमें हमने पूरा चार्ट नहीं लिया है, सिर्फ सन और मून की डिग्री ले ली है। तो हमने यहाँ पे सन मून देखा कि 9 साइन 1 डिग्री 5 मिनट का है, और सूर्य जो है वो 6 साइन 22 डिग्री 21 मिनट का है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कहा कि जो मून है वो मकर राशि में है, और सन जो है वो तुला राशि में, क्योंकि 6 साइन कंप्लीट है तो लिब्रा साइन में हो गए। तो हमें सिर्फ फोकस इतना करना है कि सन लिब्रा साइन में ही होने चाहिए, और जब सन लिब्रा साइन में होंगे उस दौरान हम शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस डेट की होगी। ये हमें किसी भी सॉफ्टवेयर से, हमारे फोन में जो एस्ट्रोसेज या कोई भी और दूसरा सॉफ्टवेयर हो, दृक पंचांग किसी में भी हम देख सकते हैं कि उस दौरान वो शुक्ल षष्ठी किस तारीख की पड़ेगी। तो डेट हमें बहुत इजीली मिल जाएगी कि हमें किस डेट के लिए चार्ट बनाना है। लेकिन उस डेट पे हमें टाइम कैसे लेना है कि हम किस टाइम का चार्ट बनाएंगे। तो वहां पर हमें ये देखना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि सन और मून के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 साइन 8 डिग्री 44 मिनट का है। तो यहाँ पे 2 साइन का मतलब है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 2 साइन को हटा दिया और हमने कहा कि सॉरी, ये 2 साइन 8 डिग्री 44 मिनट का है, तो हमने कहा कि हमारा टोटल जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा। तो हमने कहा 2 साइन का मतलब हो गया 60 डिग्री, और +8 डिग्री ऐड हो गई, तो हमने कहा 68 डिग्री का हमारा डिफरेंस था। तो 68 डिग्री में पहले हमने देखा कि हम तिथियां कंप्लीट हमारी कितनी है, तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया कि हमारे पास कितनी तिथियां कंप्लीट हो गई। तो हमने कहा 5 तिथियां कंप्लीट हो गई और हमारे पास 8 डिग्री और ये जो 44 मिनट है ये टाइम बचा है। तो इसका मतलब जो छठी तिथि है यानी षष्ठी तिथि है, उस तिथि में मून जो है सन से 8 डिग्री 44 मिनट आगे निकले हुए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि 8 डिग्री 44 मिनट मून कितने टाइम में चल लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर हम मोटा मोटी एक एवरेज निकालें तो हम ये कहते हैं कि सन हर 2 घंटे में 1 डिग्री चलते हैं, यानी 24 घंटे में वो 12-13 डिग्री का डिफरेंस पार करते हैं। तो हमने कहा कि 8 डिग्री जो है हमने किया उन्होंने टू से, तो हमने कहा 16 आवर्स में चलेंगे, और इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये 48 सॉरी 88 हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे 60 हमने यहाँ ले लिया, तो हमने कहा 17 आवर्स और 28 मिनट में करीब करीब वो अपना टाइम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये स्पीड इनकी समझनी होगी कि कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक एवरेज निकाली कि इस एवरेज के अकॉर्डिंग मून जो है इतने टाइम में इतने डिग्री का जो एरिया है वो पार करेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि हमने डेट तो कैलकुलेट कर ली, डेट तो हमने निकाल ली, हमने सन को देखा कि सन लिब्रा साइन में है, और लिब्रा साइन में शुक्ल पक्ष की षष्ठी हमने पंचांग के अकॉर्डिंग ढूंढ ली कि कौन सी डेट को पड़ेगी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वो 20 अक्टूबर को आ रही है। तो हमने कहा कि 20 अक्टूबर की डेट हमें इजीली अवेलेबल हो गई। अब हमें ये देखना है कि 20 अक्टूबर की जो तिथि है जो शुक्ल षष्ठी है वो कितने बजे शुरू हुई। तो हमने देखा कि वो जो शुरू होने का टाइम है, तिथि के शुरू होने का है, वो रात को 12 बजकर यानी रात में 00 टाइम पर 33 मिनट पर है। तो हम इस मिनट में वो टाइम ऐड कर देंगे, जितने टाइम का डिफरेंस जो मून उतने टाइम में कवर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। यहाँ पर मेरा ये एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 17 घंटे 13 मिनट का चार्ट बना है। तो यहाँ पे उस दौरान मून की स्पीड कम ज्यादा होगी, वो हमें लेनी होगी कि मून की स्पीड कितनी है। इसको इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये बात है कि समझ लीजिए किस तरीके से इसको हमें करना होता है। तो हमने देखा 17 घंटे 13 मिनट का हमारा चार्ट बना। इसको इजीली हम जगन्नाथ होरा से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ होरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जो तिथि प्रवेश का चार्ट आपको बना कर देता है, और फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इजीली उसे अपने उसमें डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप में। तो सिंपली हमने इस तरीके से चार्ट बना लिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें तिथि प्रवेश की जो डेट और टाइम वगैरह है वो किस तरीके से डिसाइड करनी है। वहां पर हमारी जो सिर्फ सेम रहने वाला है वो रहेगा हमारी तिथि और हमारे सन की साइन। ये दो चीजें हमारे लिए मैंने जो सेम रहनी है। उसके अलावा सभी चीजें चेंज हो सकती हैं, वार चेंज हो सकता है, नक्षत्र चेंज हो सकता है, सॉरी मंथ चेंज हो सकता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर यहाँ का जो जन्म है ये कार्तिक का है, जबकि ये जन्म जो है ये आश्विन का आएगा, वहां पे नवंबर का मंथ है और यहाँ पे अक्टूबर का मंथ है, यानी पहले ही हो गया। तो इस तरह की चीजों को हमें ध्यान रखना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये सेम मंथ सेम वो क्यों नहीं आया, तो इस तरीके से क्योंकि वहां पे मंथ ऐड होते हैं तो इन चीजों की कंफ्यूजन वहां पर हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि इन चार्ट को हमें स्टडी कैसे करना होता है। इन चार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात कि, और जो हमने ताजिक की बात की थी, ताजिक में तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। वहां पे हमारी दशाएं अलग होती हैं, योग भी अलग होते हैं। 16 टोटल योग बनाए हैं, जैसे एक साल, इंदुवार, इशराफ वगैरह, कम्बुल, 16 योग उन्होंने बताए हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो हमारे पराशर जी के योग हैं, जिन्हें हम पराशरी योग कहते हैं, वही योग हम यूज करेंगे। चाहे वो राजयोग हो चाहे धन योग है, हमें उसी तरीके से इस चार्ट को देखना है। बट ये योग हमारे लिए उस एक साल के लिए काम करने वाले हैं, जबकि हमारे D1 चार्ट का जो है वो हमारे लाइफ टाइम के लिए प्रॉमिस बताता है कि हमारी लाइफ में किस तरह के योग रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये जो चार्ट है, जो वर्ष चार्ट हमारा बना है, ये इसी का प्रतिबिंब है, यानी जो चीजें इस चार्ट में प्रॉमिस हो रही होंगी D1 में, उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। उससे अलग हमें यहाँ पर कुछ नहीं देखना है। लेकिन स्थितियां हमारी चेंज हो सकती हैं, सिर्फ इतनी कि यहाँ पर जो कंडीशन जो दिखाई दे रही है कि ये चीजें, ये इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो हम वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि ये इवेंट क्या इस साल में हो जाएंगे। जो भी इवेंट यहाँ पे प्रॉमिस है, क्या वो इस साल में हो जाएंगे, क्योंकि एक साल का चार्ट देखना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो D1 के लग्नेश हैं और जो हमारे वर्ष कुंडली के लग्नेश हैं, यानी जो तिथि प्रवेश के लग्नेश हैं, इन दोनों के लग्नेश को फोकस करना है। किन किन हाउसेस को वो इफेक्ट करते हैं, दृष्टि से या युति से, उन हाउसेस के रिजल्ट हम उस दौरान मान सकते हैं। और जिन हाउसेस पे हमारे लग्नेश, दोनों लग्नेश यानी D1 के लग्नेश भी और तिथि प्रवेश के लग्नेश भी दोनों इफेक्ट करते हैं, उनके रिजल्ट तो हम 100% बोलेंगे कि ये तो आपको 100% इस दौरान जरूर मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ D1 चार्ट के जो लग्नेश हैं वो मरकरी हैं, और यहाँ जो तिथि प्रवेश के लग्नेश हैं वो जुपिटर है। तो मरकरी और जुपिटर जिन जिन हाउसेस को एस्पेक्ट करेंगे हमारे तिथि प्रवेश वाले चार्ट में, तो यहाँ पर हमने देखा कि जुपिटर जो है सेकंड हाउस में प्लेस है और मरकरी एट्थ हाउस में। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही हाउस, सेकंड हाउस और एट्थ हाउस, ये दोनों ही लॉर्ड से इफेक्ट हैं। एक में वो बैठे, एक को दृष्टि देते हैं, एक में वो बैठे दूसरे को दृष्टि देते हैं। इस तरीके से ये दोनों हाउस को 100% हम ये कहेंगे कि इन दोनों हाउसेस के रिजल्ट इनको इस वर्ष जरूर मिलेंगे। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस पे भी है और 10th हाउस पे भी है। तो हम ये कहेंगे कि वर्ष कुंडली के लग्नेश भी 6th और 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। तो इन हाउसेस के रिजल्ट भी इनको इस दौरान मिलने चाहिए। उसके अलावा एक जो हमारा तिथि होती है, जो हम सबसे ज्यादा जिसको ले रहे हैं, बार बार हम तिथि प्रवेश बोल रहे हैं, तो तिथियों का भी हम जानते हैं कि एक नेचर होता है। किसी भी तिथि पर जब आपका जन्म होता है तो उस तिथि का नेचर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। जैसे तिथियों को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है: नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि। तो हम जानते हैं नंदा तिथि का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं आनंद से जुड़ा हुआ शब्द है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आनंद में रहने की कोशिश करते हैं, यानी अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है तो वो कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करते हैं और खुशियों की वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हम भद्रा तिथि की बात करें तो भद्र शब्द से बना हुआ शब्द है ये भद्रा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति नॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, उनके जीवन में नॉलेज का सबसे ज्यादा महत्व होता है और बहुत नॉलेज वो गेन भी करते हैं। इस तरीके से जया तिथि है वो हम विजय शब्द से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जीत का जुनून होता है, वो हारना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह का उनके नेचर में क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। अब हम ये जानते हैं कि जब हमारी तिथि से कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें वार के साथ भी उसे कनेक्ट करना होता है। अगर वार के साथ उसका कनेक्शन होता है तो वो एक अच्छी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हमने ये कहा
कि किसी का जन्म नंदा तिथि को हुआ है, जैसा कि इस चार्ट की हम बात करें, और हम ये कहें कि इनका जन्म नंदा तिथि को हुआ है, तो नंदा तिथि जो कि आनंददायक, आनंद में रहने की तिथियां हैं, तो हम ये कहेंगे इनके लिए शुक्रवार या सोमवार बहुत फेवरेबल डे होंगे, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जो है खुशी को इंडिकेट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इनका नेचर भी है खुश रहना, और इनका जन्म अगर शुक्रवार को हुआ है तो ये खुश रहेंगे भी, जीवन में इन्हें खुशियां हासिल भी होंगी। लेकिन अगर उनके वार का कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव बन जाता है, कौन से प्लैनेट हैं जो खुश रहना पसंद नहीं करते, तो हम कहेंगे कि मंगल और शनि। इन दोनों को खुश रहने का नेचर नहीं है, इनके अंदर अग्रेशन है या विरक्ति है, मतलब एकांत पसंद है, उदास रहना, नीरसता, इन चीजों के कारक है। या मंगल को हम कहें तो अग्रेशन के या रूडपन के कारक हम इनको मानते हैं। तो इंजॉय में वो नहीं करते हैं, ये डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, अगर हम मार्स की बात करें। तो अगर इस तरह की वार पर उनका जन्म होता है, जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो इनका जो जन्म है ये शनिवार का है, तो हम ये कहेंगे कि आनंद में रहने का इनका नेचर होगा, बट इनके लिए जीवन में आनंद में रहना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी जीवन की इनकी परिस्थितियां ऐसी रह सकती है कि हो सकता है बहुत आनंद में न रह पाए, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन ये हमने कहा कि हमारी पूरी लाइफ के लिए बताया गया है कि पूरी लाइफ इनके जीवन में इस तरह का रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जीवन में स्थितियां बदलती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, हर समय हालात बदलते हैं। तो ये जो बदलते हुए हालात हैं, ये हमें हर साल के चार्ट से हम देख सकते हैं कि क्या इस साल भी इनके साथ ऐसा ही है, क्या इस साल भी इनके साथ ऐसा ही है। तो हम ये देखेंगे, अगर हमने 2023 के चार्ट की बात करें, तो तिथि तो हमारी चेंज नहीं होनी है, तिथि तो हमारी वही रहनी है, हमें वार देखना है। तो हम ये कहेंगे इस बार जो है ये शुक्रवार को पड़ रही है, तो यानी इस बार का जो इनका कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कहेंगे क्योंकि षष्ठी तिथि के माध्यम से इनका नेचर है खुश रहने का, और इस बार वार भी शुक्रवार पड़ा है, तो हम ये कहेंगे ये साल इनके लिए खुशियां देने वाला होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम और चीजों को बोलेंगे, जैसे अगर हमने कहा कि किसी का जन्म जया तिथि में हुआ है, और मान लीजिए उसका जो वार है वहां पे सोमवार या होता है, तो हम ये कहते हैं कि जिसको जीतने का जुनून है वो एंजॉय करना पसंद नहीं करेगा, उसको एंजॉय नहीं चाहिए, उसको हर समय कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ कंपटीशन चेस करना है, तो इस तरह की चीजों में उनका फोकस रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका वार जो है सोमवार या शुक्रवार पड़ जाता है, तो वो उनके लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है। तो यानी तिथि और वार के कॉम्बिनेशन पे अगर किसी का बर्थ होता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी ईयर चार्ट पे, यानी वर्ष कुंडली चार्ट में, जिसे हम तिथि प्रवेश चार्ट बोलते हैं, इसमें भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पेशली इस साल के लिए तो आपकी कंडीशन इम्प्रूव हुई है। तो आप जैसा आपका नेचर है वैसा ही आपके साथ लाइफ में होगा भी। यानी किसी का जन्म अगर जया तिथि को हुआ है, और उस वार, उस साल का जो वार है वो मंगलवार पड़ जाता है, तो हम कहेंगे इस वर्ष आप जितने भी कंपटीशन वगैरह फेस करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कीजिए, आपको इस साल उनमें जीत हासिल होगी। तो इस तरीके से हम तिथि और वार के कॉम्बिनेशन को लेते हैं कि किस तरीके से हमें समझना है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये हमें हमेशा हम अपने जीवन चार्ट में भी देखना चाहिए अपने जीवन के लिए। ऐसा नहीं है कि ये हमें वर्ष कुंडली में ही देखना है। आप जानते भी होंगे कि जब भी कोई चार्ट हमारे पास तैयार होके आता है, तो सबसे पहले पेज पे हमारी यही डिटेल होती है कि किस तिथि पे जन्म हुआ है, किस वार पे हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, ठीक है ना, होरा लॉर्ड कौन है, तो सारी चीजें डिटेल दी जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में हमारा जन्म हुआ है, और उस मुहूर्त का पूरा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर रहता है। तो हमने उस मुहूर्त के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के इम्पैक्ट को समझा। लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीजें वहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन हमारे ईयर चार्ट में पॉजिटिव आ रही हैं, तो हम उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उसकी इम्प्रूवमेंट को कह सकते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि होरा स्वामी, होरा हम जानते हैं कि हर दिन में 12 होरा होती हैं, या रात का जन्म है तो रात में 12 होरा होती हैं, और हर होरा का कोई ना कोई हमें स्वामी बताया जाता है कि ये प्लेनेट इस होरा का स्वामी है। और वो होरा स्वामी आपके जीवन पे बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा पीरियड होता है जिसमें जो आपके उस चीज का लॉर्ड बना है। जैसे हमने कहा कि अगर लगन का लॉर्ड कोई बनता है, तो वहाँ 30 डिग्री का पूरा पीरियड है, उसका एक लॉर्ड बना है। तो होरा जो है हमारे 2 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर आता है, वो हमारे नेचर पर बहुत इफेक्ट करता है। तो हमारे डीवन चार्ट में भी अगर हमें देखना है कि हमारा जन्म किस होरा में हुआ है, किस प्लेनेट की होरा में हुआ है, जैसे हम यहाँ कहें कि इनका जो जन्म है वो चंद्रमा की होरा में हुआ है, तो इनके लिए चंद्रमा की होरा हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कोई भी कार्य इनको करना है तो इनको चंद्रमा की होरा में करेंगे तो इनके लिए फेवरेबल रहता है। लेकिन इस वर्ष के लिए जैसे इनकी होरा शनि की आई है, तो होरा जो, होरा स्वामी जो होता है उस पर कहीं ना कहीं हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे डीवन चार्ट में हमारे जो होरा लॉर्ड है वो कहाँ प्लेस है।
ठीक है, और उस हाउस पर हमारा फोकस जब सबसे ज्यादा रहेगा, और वहीं से हमें सबसे ज्यादा गेन्स भी होंगे, क्योंकि वो हाउस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है जहां पर हमारे होरा लॉर्ड प्लेस है। तो अगर हम ये कहें कि इनके चार्ट में, जैसे हमने कहा कि इनका चंद्रमा की होरा में जन्म हुआ है, तो इनके चंद्रमा को हम देखेंगे जो कि फिफ्थ हाउस में प्लेस है, तो हम ये कहेंगे कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का रोल सबसे ज्यादा रहेगा, इनका फोकस फिफ्थ हाउस पर बहुत ज्यादा रहेगा। चाहे तो इनके बच्चों की बात कर लीजिए, चाहे इनकी एजुकेशन की बात कर लीजिए, वहां इनका फोकस और इनको रखना भी चाहिए, क्योंकि वही हाउस इनके लिए सबसे ज्यादा गेन्स देने वाला हाउस होगा। इस तरीके से इस ईयर के लिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारे होरा स्वामी कौन है और वो किस हाउस में प्लेस है, तो हमें कहाँ पर अपने फोकस को सबसे ज्यादा रखना है। तो इस तरीके से हम होरा लॉर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। और जैसे डिविजनल चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स में भी हम ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जैसे हमारे जो D1 के लग्नेश हैं या हमारे तिथि प्रवेश के लग्नेश हैं, उन दोनों की स्थिति भी हमें एक दूसरे से देखनी होती है। जितनी अच्छी होती है उतना हम मानते हैं कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अगर दोनों लॉर्ड एक दूसरे के साथ अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो। अगर युति में है तो बहुत अच्छी बात है, समसप्तक है तो भी ठीक है। ये 6 8 या 2 12 की स्थिति में नहीं होने चाहिए, ये अच्छे नहीं माने गए हैं। इसके अलावा जैसे हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं, तो हमें पता है कि D1 का चार्ट जो हमारा तैयार हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारे डिविजनल चार्ट भी बने। इसी तरीके से हमने जो अपना तिथि प्रवेश चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग हमारे डिविजनल चार्ट बने। यहाँ पर हमें उन इवेंट्स को देखना है जिन इवेंट्स के आपकी लाइफ में वेट चल रहा है, आप करना चाहते हैं कि क्या इस हाउस से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट तो हमने ये कह दिया कि हाँ, अगर हमारे जो लगन लॉर्ड हैं, फर्स्ट मतलब D1 के लगन लॉर्ड हैं या हमारे तिथि प्रवेश के लगन लॉर्ड हैं, उन दोनों में से कोई भी प्लेनेट जिन जिन हाउसेस को इफेक्ट कर रहे होंगे युतिया दृष्टि से, उन हाउसेस के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर हमें कोई देखना है, मान लीजिए इस चार्ट की मैं बात करती हूँ, ये मान लीजिए कि ईयर 75 ना होके अभी किसी का जल्दी का है, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का है जो ये देखना चाहता है क्या क्या इस वर्ष उनकी शादी हो जाएगी, या क्या इस वर्ष उनके बच्चा हो जाएगा, या क्या इस वर्ष उनके जॉब लग जाएगी। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस हमें देखनी होती है वो हम अपने डिविजनल चार्ट से भी देख सकते हैं। जिन डिविजनल चार्ट्स में, उसी डिविजनल चार्ट के एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये दिखा देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैंने ये D1 के डिविजनल चार्ट बनाए हुए हैं, D1 D7 D9 और D10, ऐसे ये तिथि प्रवेश के डिविजनल चार्ट्स हैं। D1 D7 D9 और D10, तो हमें देखना है क्या किसी इस भाव से संबंधित रिजल्ट हमें इस साल मिल सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इस साल का जो लगन बना है, जो लगन का जो साइन बना है, वो साइन हमारे जो D1 के वर्क चार्ट है उससे किस हाउस का चार्ट है। अगर उससे वो केंद्र त्रिकोण का है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, और 11th का है तो 11th को तो हम हर तरीके से इच्छा पूर्ति का भाव मानते ही हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी बहुत अच्छी है। और अगर मान लीजिए 6 8 12 3 इस तरह के हाउसेस का कनेक्शन आता है, मतलब उन हाउसेस का लगन आता है हमारा, तो फिर ये कंडीशन उस चीज के लिए अच्छी नहीं है। जैसे यहाँ तो खैर चार्ट बहुत पुराना है, अगर किसी का नया होता तो हम ये कह सकते हैं कि इस हाउस से संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अगर हम D7 की बात करें तो हम कहते हैं बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा होगा, यानी इस वर्ष से संबंधित जो भी चीजें हैं वहां पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं हाँ। अगर देखिए जैसे ये D1 चार्ट है, D1 चार्ट में हमने देखा कि D7 में जो लगन में है वो मेष राशि है। अब मेष राशि के लिए यहाँ पर हमने देखा तिथि प्रवेश के लगन में D7 में 11 नंबर की राशि है, तो ये इनके 11th हाउस की राशि हो गई। यानी हमने कहा कि D1 के 11th हाउस का लगन आया है तिथि प्रवेश वाले चार्ट में, तो हमने कहा कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति का चार्ट आया है। तो हम ये कहेंगे D7 से संबंधित जो भी चीजें हम देखते हैं, यहाँ ये हम जानते हैं कि इससे हम संतान का विचार करते हैं, तो संतान से संबंधित इस वर्ष आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। कहीं ना कहीं कोई अच्छी घटना आपके संतान के जीवन में घट सकती है, या जिन लोगों के संतान नहीं हुई है उनके संतान हो सकती है, यानी संतान से संबंधित यहाँ पे रिजल्ट हम पॉजिटिव बोलेंगे।